हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। और आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी 2021 का पेपर। इसको सॉल्व करेंगे जिसमें टोटल 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें से अपन लोगों ने 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। टोटल 100 क्वेश्चन बचे हैं और आज अपन लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो नेक्स्ट वाला सेशन होगा उसमें फिर से 50 करेंगे। अभी आप लोगों को 2-3 दिन जो सेशन मिलेगा वो ऑफलाइन ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का दिक्कत बनी हुई है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और जिसके कारण इंटरनेट बहुत दिक्कत कर रहा है। तो क्या है, लाइव क्लास तो हो नहीं पा रही है। मैं ये वाली क्लास भी अपलोड करती हूँ तो उसमें भी बहुत ज्यादा घंटे लग जाते हैं अपलोड करने में। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। आंसर अगर आप लोगों को आते तो आप लोग कमेंट में भी करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एबिसल प्लेन्स आर फाउंड इन, बेतलीय मैदान पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? निम्न नदी घाटियों में, महासागरीय खाइयों में, अंतः महासागरीय कंदराओं में या फिर गहरे सागरीय मैदानों में। लोअर रिवर वैलीज में, ओशियनिक ट्रेंसेस में, सबमरीन कैनियंस में या फिर डीप सी प्लेन्स में। तो देखिए, जो बेतलीय मैदान होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग पढ़ते हैं महाद्वीप और महासागर को, तो जिसमें आप लोग महाद्वीप ढाल के बाद में एक मैदान पढ़ते हैं समुद्र में। कहाँ पे पढ़ते हैं आप लोग? महासागर में पढ़ते हैं ना। तो इसको क्या बोला जाता है? यही तो क्षेत्र होता है बितलीय मैदान। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ये होता है गहरे सागरीय मैदानों में। और इनको क्या कहा जाता है? डीप सी प्लेन्स में आप लोगों को बितलीय मैदान मिलते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हिस्सा होता है वो किसका होता है? इन्हीं क्षेत्र का होता है, गहरे महासागर सॉरी सागरीय मैदानों का होता है। टोटल 75.9% 100 में से महासागरों का बेतलीय मैदान का ही हिस्सा होता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि किसके पास में कितना मैदान है। तो सबसे ज्यादा जो मैदान पाया जाता है वो किसका है? प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर का कितना है? 80.3%। इसका कितना हो जाएगा? 80.3% इसके पास में मैदानी भाग है। यानी कि महासागर का जो तली वाला क्षेत्र है, समतल वाला क्षेत्र, इसके ऊपर में पानी तो है लेकिन ये वाला क्षेत्र समतल है। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आप लोगों का हिंद महासागर। हिंद महासागर के पास में कितना है? 80.1%। फिर आता है आप लोगों का अटलांटिक, काफी कम है। अटलांटिक आता है। अटलांटिक के पास में कितना है? 54.9% है। ठीक है, अगर सभी महासागरों का मिलाकर के देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 75.9% जो कैसा है? सागरीय मैदान क्षेत्र है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसकी गहराई भी पूछी जाती है तो इसको भी देख लीजिए। इसकी जो टोटल गहराई होती है 3000 से लेकर के 6000 मीटर तक होती है। ठीक है, कितनी होती है? 3000 से लेकर के 6000 मीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। बेतलीय मैदान के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज करेक्ट। यानी कि नॉर्थ से लेकर के, उत्तर से लेकर के आपको दक्षिण में पूछा गया है। भारत के लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण के निम्नलिखित क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? बोकारो, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला। तो अब इनको उत्तर से दक्षिण में आप लोग मिलाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग चलेंगे बोकारो। बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में है, सबसे नॉर्थ में ये हो जाएगा। बर्नपुर आप लोगों का पश्चिम बंगाल में है। जमशेदपुर झारखंड में है। फिर आप लोगों का राउरकेला आता है जो कि उड़ीसा में होगा। ठीक है, बोकारो, जमशेदपुर। तो यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो भारत में जो लौह इस्पात संयंत्र है इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था 1874 में। इसकी शुरुआत की गई थी लौह इस्पात संयंत्र की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बुशमैन होटेंट रेस इज कंसर्न्ड विद। बुशमैन होटेंटाट प्रजाति संबंधित है किससे? निग्रोइड प्रजाति से, काकेसाइड प्रजाति से, मंगोलाइड प्रजाति से या फिर ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से? किससे संबंधित हो जाएगी ये निग्रेटो सॉरी बुशमैन? तो जो बुशमैन होती है ये किससे संबंधित होती है? ये होती है निग्रोइड से। ए ऑप्शन इसमें आप लोगों को क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये जो बुशमैन है ये रहते कहाँ पे हैं?
ये रहते हैं कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं ये। ठीक है, किसमें रहते हैं ये? कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। और ये कौन सी प्रजाति होती है? नीग्रोइड प्रजाति होती है। अगर इनको देखा जाए तो ये मूल रूप से कहाँ के होते हैं? तो मूल रूप से निवासी हैं ये दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के ये मूल रूप से निवासी होते हैं। अब कुछ प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया था। वो किया गया था मानव प्रजातियों का, जैसे कि उनकी त्वचा के आधार पर, बालों के आधार पर, कद के आधार पर, कपाल के आधार पर। तो अलग अलग जो जोग्राफर्स थे उनके द्वारा अलग अलग वर्गीकरण किया गया था। तो वो कैसे किया गया था? त्वचा के आधार पर जो किया गया था, त्वचा के आधार पर किया गया था किसके द्वारा? कुवियर के द्वारा। ठीक है, कुवियर के द्वारा त्वचा के आधार पर किया गया था। फिर आता है आप लोगों का बालों के आधार पर, यानी कि जो बालों का रंग है, बनावट है, उसके आधार पर जो किया गया था वो किया गया था हेडन के द्वारा। हेडन आप लोग याद रख सकते हैं, ये पूछे जाते हैं इसलिए इनको याद रखिएगा। कद के आधार पर, ये आप लोगों के पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीजीटी में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्ट वाइज पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग इन सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा। ठीक है, कद के आधार पर टेपिनार्ड ने, कद के आधार पर किसने बांटा था? टेपिनार्ड ने। और कपाल सूचकांक दिया था, कपाल के आधार पर जो बांटा था, चौड़ा कपाल, पतला कपाल, मोटा कपाल, मतलब थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा, इस तरीके से उन्होंने बांटा था। वो बांटा था किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। मेजर एरिया ऑफ फिशिंग इज नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल एरिया, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी तट क्षेत्र, सदर्न अमेरिका का तट क्षेत्र, या फिर नॉर्दर्न कोस्टल एरिया ऑफ सोवियत एशिया यानी कि सोवियत एशिया। कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे मत्स्य उत्पादन बहुत ज्यादा होता है? तो देखिए, मत्स्य उत्पादन कहाँ पे होता है? जहां पर ठंडी और गर्म वायु मिलती है, यानी कि जहाँ पे फ्रंटल्स होते हैं। तो ये आपको जैसे ग्रांट बैंक वगैरह हो गई, आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है? मत्स्य उत्पादन होता है। यहाँ पे ठंडी एयर मिल रही हो, गर्म एयर मिल रही हो, तो इनके लिए काफी अच्छा ये मौसम हो जाता है, काफी अच्छा इनके लिए वातावरण होता है मछलियों के लिए। तो यहाँ पे ये मछलियां निवास करती हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा। और इनके लिए छिछला जल चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा गहरे जल में ये नहीं पनप पाती हैं, छिछला जल चाहिए होता है। जैसे आप लोगों ने इनको जाना है, ग्रांड बैंक है, जॉर्ज बैंक, सेवल बैंक, सेंट पियरी बैंक, बैंकवेरी बैंक, ये सभी क्या है? यहाँ पे मत्स्य उत्पादन काफी ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। और अगर सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादक देखा जाए तो वो कौन सा होता है? ग्रांड बैंक। सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन कहाँ पे होता है? ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक। कहाँ कहाँ पे होता है? इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने एक धारा पढ़ी होगी, गल्फ स्ट्रीम, जो आप लोगों के उत्तरी अटलांटिक महासागर से जाती है, गल्फ स्ट्रीम। जो कैसी धारा है आप लोगों की? गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा है। ऊपर से आती है एक, आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेब्राडोर। लेब्राडोर आती है, जो कि कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। यहाँ पर पे आकर के मिलती हैं, और यहाँ पे क्या होता है? मछली का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इनके मिलने के कारण उनके लिए अनुकूल स्थिति होती है, जिससे मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र ये बन गया है। तो ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि फिर बहुत देर हो जाती है। 50 क्वेश्चन करने हैं तो आप लोगों का ये 1.5 से 2 घंटे का सेशन हो सकता है। वॉट इज झूम? झूम क्या है? अ फोक डांस, एक लोक नृत्य। द नेम ऑफ रिवर वैली, एक नदी घाटी का नाम। द ट्राइब यानी कि एक जनजाति। अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन, खेती की पद्धति। तो झूम क्या होती है? आप लोगों को सभी को अच्छे तरीके से पता होगी कि झूम एक कल्टीवेशन होती है, खेती की पद्धति होती है, जो कि 4 से 5 साल एक जमीन पर खेती की जाती है, फिर उस जमीन को परती छोड़ दिया जाता है, यानी कि वहां पर कुछ भी उगाया नहीं जाता है, दूसरे क्षेत्र में ये लोग चले जाते हैं, वहां पे अपनी फसल उगाते हैं, फिर इसको यूज करेंगे 10 से 15 साल, 20 साल बाद में, जब से ये क्या हो जाएगी? फिर से उपजाऊ भूमि बन जाएगी। इसके बाद में वो अपनी फिर से यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, खेती करने लग जाएंगे। तो जो आप लोगों का डी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
व्हेन वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन्फोर्स्ड इन इंडिया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत के किस वर्ष लागू किया गया था? 1987 में, सॉरी 1986 में, 1998 में, 1981 में, या फिर 1974 में? कब किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए, जो आप लोगों का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1986 में। ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, 1986 में आप लोगों का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था और पूरे भारत में ये लागू भी हुआ था। क्या हुआ था? पूरे भारत में लागू भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रख लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें मैं थोड़ा बताना भूल गई कि जो क्षेत्र हैं, अपने जो राज्य हैं इंडिया के, वहां से यहाँ पे कृषि के नाम पूछे जाते हैं। जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है झूम खेती के। जैसे मध्य प्रदेश में आप लोग पढ़ेंगे, एमपी में, तो वहां पे इसको बेबर और दहिया कहा जाता है। ठीक है। फिर आप लोग आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे कहा जाता है इसको पोंडू। फिर आ जाएंगे आप लोग उड़ीसा में। उड़ीसा में इसको कहा जाता है, उड़ीसा नहीं, सॉरी उड़ीसा नहीं, उड़ीसा होगा ये। इसको कहा जाता है कमान, बिंगा और धाबी। ये इसको उड़ीसा में कहा जाता है। फिर आते हैं आप लोग केरल में। केरल में इसको कहा जाता है कुमारी। हमारे यहाँ पे नाम के आगे कुमारी लगाते हैं, वहां पे इसको खेती में कहा जाता है। फिर आ जाएंगे आप लोग राजस्थान में। राजस्थान में इसको कहा जाता है बत्रा। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? बत्रा। और फिर आ जाएंगे आप लोग दक्षिण भारत में, यानी कि बिल्कुल पूरे दक्षिण भारत में अगर पूछा जाए तो वहां पे इसको जारा और एरका कहा जाता है। दक्षिण भारत में इसको जारा और एरका कहा जाता है। इन नामों को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पीजीटी के फेमस क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग टीजीटी के बोल रहे हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के भी बोल रहे हैं, तो ऐसा करना पड़ेगा कि 2 सेशन या 3 सेशन रखने पड़ेंगे, तभी आप लोगों के कवर हो पाएंगे। तो अगर आप लोग सहमत है तो बता दीजिए। तो एक सेशन आप लोगों का सुबह 8-9 बजे करीब में हो जाएगा, दूसरा 12 से 1 के बीच में हो जाएगा, और तीसरा आप लोगों का ये 9 बजे होता है। तो इसको आप लोग बता दीजिएगा एक बार कि 3 सेशन हो जाए या नहीं हो, तो जिसमें तीनों के पीवाईक्यू आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे, टीजीटी के भी, पीजीटी के भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड? विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या होना चाहिए? वैकल्पिक ऊर्जा, ऊर्जा की कटौती करनी चाहिए, पेट्रोलियम का यूज करना चाहिए, या फिर कोयला होना चाहिए? किसका यूज करें जिससे अपन लोग क्या करेंगे, जो ऊर्जा संकट है उसका समाधान हो जाए? तो देखिए सबसे बढ़िया क्या होती है, अल्टरनेटिव एनर्जी। क्या होती है ये? ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा। हमें तरह तरह की ऊर्जा जैसे यूज करनी चाहिए, कभी कोयला, तेल, गैस, तीनों तरह की ऊर्जा का हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। एक ही तरीके की अगर अपन लोग यूज करेंगे तो उसका तो खत्म होना बिल्कुल तय है कि वो खत्म होनी ही होनी है। तो इसीलिए अपन लोग क्या करेंगे, कभी सौर ऊर्जा भी इसमें शामिल करेंगे, कोयला भी इसमें शामिल करेंगे, और इसमें आप लोग तेल और गैस को भी शामिल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी आप लोगों की वैकल्पिक ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, जिसमें आप लोग पवन ऊर्जा को भी शामिल कर लेंगे। सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको क्या बता रही हूँ, मैं खुद समझ नहीं आ रहा। वैकल्पिक ऊर्जा में आप लोग किसको पढ़ेंगे? जैसे आप लोग कोयला, गैस, तेल इनको करेंगे तो ये तो जल्दी खत्म होंगी ना। कोयला, गैस, तेल, इन ऊर्जा को जब आप लोग यूज करते हैं, ये यहीं पे दिमाग चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो इन ऊर्जा को आप लोग यूज कर रहे हैं, तो जैसे एक बार आप लोगों ने यूज कर ली तो आप इसका दोबारा से यूज कर नहीं सकते हैं, यानी कि एक बार यूज दूसरा बार खत्म। अब जैसे आप लोगों ने अपनाया पवन ऊर्जा को, पवन कभी खत्म होने वाली है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। सौर ऊर्जा को आप लोगों ने अपनाया, सूर्य कभी डूबने वाला है, कभी नहीं डूबने वाला, शाम को चला जाता है अपने घर पर, सुबह फिर से उसको वापस आना है, वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभाता है। ठीक है। फिर आप लोग ज्वारीय ऊर्जा, जो आपके समुद्र में आते हैं, ज्वार, ज्वार और भाटा, यानी कि चंद्रमा और सूर्य का इस पे प्रकोप होता है, उसमें भी क्या होता है, ऊर्जा बनती है अच्छे तरीके से, उसका आप लोग यूज कर सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, आप लोगों की अल्टरनेटिव एनर्जी होती है, वैकल्पिक ऊर्जा होती है, जो कि थोड़ी देर के लिए गायब होती है, उसके बाद में फिर से बनने लगती है। थोड़ी देर के लिए जब वो गायब होती है, इतना आप लोगों का चार्ज हो जाता है, तो उससे आप लोग
ऊर्जा का काम चला सकते हैं। तो ये आप लोगों की क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिव एनर्जी या फिर वैकल्पिक ऊर्जा हो जाएगी। कोयला, गैस, तेल के स्थान पर आप लोग को किसका यूज करना है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इनका सबसे बहुत से बहुत ज्यादा इनका आप लोगों को बढ़ावा देना है, तभी आप लोग ऊर्जा संकट जो हो रहा है उससे समाधान पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। द पॉपुलेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड कॉन्वर्जेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली, यानी कि भारत के महानगरों और सन्नगरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। ठीक है। सेकंड दिया गया है यहाँ पे, द फोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली अकाउंट फॉर ओवर 85% ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री, यानी कि चार महानगरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में देश के 85% से भी अधिक संपन्न लोग निवास करते हैं। सी में दिया गया है, Conservation in India are characterized by poverty, unemployment, insecurity and high rate of crimes. सन्नगरों में निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा, अपराध की दर उच्च है। ठीक है। डी में दिया गया है कि देयर इज एडिक्वेंसी ऑफ सिविक amenities and infrastructure facility and metropolitan cities and conurbation, consequently life is इंजॉयबल। महानगरों और एवं सन्नगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन वहां का आनंददायक बता रहा है। भाई देखो, आप लोग जाओगे मेट्रोपॉलिटन एरिया में, जो महानगर होते हैं, कॉन्वर्जेशन होते हैं, काफी ज्यादा कंजस्टेड होते हैं। वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि ऊंची ऊंची इमारतें तो बनी है, आप लोगों को लगेगा बहुत पैसे वाले हैं। हाँ, पैसे वाले वो लोग होते हैं तभी वहां पे वो लोग रह रहे हैं। काफी उनके महंगे महंगे फ्लैट्स होते हैं, उनमें वो लोग रह रहे हैं। लेकिन ये बात क्या कर रहा है, आनंददायक की, वो भी किसके उसमें कंपेयर में कर रहा है, नगरीय सुविधाओं के। नगरीय सुविधाओं में आप लोग जाओगे तो जितनी सुविधाएं हैं उतनी यहाँ पे नहीं, खुली हवा इन लोगों को मिल रही है, पॉल्यूशन बहुत कम देखने को मिल रहा है। जो महानगर सन्नगर है, यहाँ पे लोगों को निर्धनता काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, बेरोजगारी भी है, असुरक्षा भी महसूस करते हैं क्योंकि वहां पे क्राइम बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब क्या है, तो ये वाला जीवन जो है आनंददायक नहीं है, उनकी सिर्फ मजबूरी है कि वो वहां पे काम के लिए जा रहे हैं, रह रहे हैं, फिर उनको वहीं पे बसना पड़ रहा है। तो आनंददायक नहीं होगा। डी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी का इसमें कहा गया कि 85% से अधिक संपन्न लोग यहाँ पे निवास करते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े जो हस्तियां होती हैं वो सब इन्हीं जगह पे रहती हैं। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। एक बार को ऐसा लगेगा कि आनंददायक होता है वहां का जीवन, अपन लोग इसको करेक्ट लगा दें, क्योंकि हम जैसे छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं या फिर हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं। तो गांव में रहने वाले लोग क्या समझते हैं कि जो शहर में रह रहे हैं लोग, उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। खूब अच्छे से उनके पास में एसी है, फ्रिज है, टीवी, कूलर, सारी सुविधाएं उनके पास में है। इतनी सुविधाएं हमारे पास में नहीं है। लेकिन आज भी आप लोग जाओगे गांव का टेम्परेचर मापना और उस एक जो महानगर है या फिर जो सन नगर है वहां का टेम्परेचर मापना, 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर डिस्टेंस आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उनकी जिंदगी आनंददायक नहीं होती है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्बो स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वर्षा स्तरीय एक उदाहरण है किसका, हाई क्लाउड्स यानी उच्च मेघ का, मीडियम क्लाउड्स यानी मध्य मेघ का, लो क्लाउड्स यानी कि निम्न मेघ का, नन यानी कि कोई नहीं। तो जो वर्षा स्तरीय होता है ये किसका उदाहरण होता है, ये होता है निम्न मेघ का। किसका होता है, लो क्लाउड्स का होता है। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इन मेघों की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, इनकी हाइट होती है 2500 मीटर से भी कम होती है। कितनी होती है, 2500 मीटर से भी इनकी हाइट कम होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर इनका रंग देखा जाए तो गहरा भूरे रंग का इनका रंग होता है, भूरा होता है, गहरा। ठीक है, भूरा हमारे यहाँ पे दूध वाला है, तो उसका भी कलर थोड़ा सा गहरा ही है, हंसने की बात नहीं है, पर बता रही हूँ गहरा भूरा होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। गहरा भूरा हो गया ये, और इसी में सबसे बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। जब देखा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है,
बिल्कुल काले काले बादल हो जाते हैं, तो वो कौन से वाले होते हैं? वो वर्षा स्तरीय ही होते हैं, निम्बो स्टेटस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कास्ट प्लेन्स इज द एग्जाम्पल ऑफ, कास्ट मैदान उदाहरण है किसका? प्लेन्स ऑफ यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया के मैदान का। प्लेन्स ऑफ ईस्ट इंग्लैंड, पूर्वी इंग्लैंड के मैदान का। प्लेन ऑफ डैन्यूब, डैन्यूब के मैदान का। फिनलैंड के मैदान का। तो जो कास्ट मैदान है किसका उदाहरण हो जाएगा? चलिए, तो देखिए जो कास्ट मैदान होते हैं वो कहाँ होते हैं? चूना पत्थर वाली जगह पर। कहाँ पे होते हैं? चूना पत्थर वाली जगह पर होते हैं। तो इनमें क्या होता है? भूमिगत जल में कटाव रिसाव होता है किसका? चूने का। तो इसके कारण जो मैदान बनते हैं उसको आप लोग बोलते हैं कास्ट मैदान। तो ये उदाहरण कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यूगोस्लाविया के मैदान का, ये उदाहरण हो जाएगा प्लेन्स ऑफ यूगोस्लाविया। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Examine the following statement and select the correct answer using the code given below. इसके ऑप्शन आप लोगों को नेक्स्ट पेज में दिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा था ये। पहला यहाँ पे दिया गया है कि द सदर्न ऑस्ट्रेलिएशन इज क्लोजली लिंक्ड विद वॉकर सर्कुलेशन। दक्षिणी दोलन का वॉकर परिचालन से घनिष्ठ संबंध होता है। गिलबर्ट वॉकर वॉज हेड ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्विस। गिलबर्ट वॉकर भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे। द पॉजिटिव इंडेक्स ऑफ सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक पवनों का सूचक है। द नेगेटिव इंडेक्स ऑफ सदर्न ऑसिलेशन, ये क्या हो गया? चलिए, इंडिकेट हाई प्रेशर ओवर इंडियन ओशियन एंड लो प्रेशर ओवर ईस्ट पैसिफिक ओशन। यानी कि दक्षिणी दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब इंगित करता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को सही उत्तर का चयन करना है। नीचे ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं, ऑप्शन देख लीजिए, फिर उसके बाद में फिर से क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉरी ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन में जो दिया गया है कि दक्षिणी दोलन का वॉकर परिचालन से घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल आप लोगों ने एल नीनो ला नीना को पढ़ा होगा और वॉकर जो संचलन है उसको पढ़ा होगा। तो इसका संबंध किससे होता है? वॉकर संचलन से होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक पहला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। फिर दूसरा दिया गया यहाँ पे, वॉकर गिलबर्ट वॉज हेड ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्विस। क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। जो गिलबर्ट वॉकर है ये क्या हो जाएंगे? भारतीय मौसम विभाग के सेवा अध्यक्ष रहे थे, ये भी करेक्ट है। फिर आप लोगों का तीसरा दिया गया है कि दक्षिणी दोलन का सकारात्मक प्रभाव बता रहा है, व्यापारिक पवनों का ये सूचक होता है। तो देखिए यहाँ पे व्यापारिक पवनों का सूचक तो ये नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन जो दिया गया थर्ड वाला ये करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में दिया गया था नेगेटिव इंडेक्स ऑफ सदर्न ऑस्ट्रेलिएशन इंडिकेट हाई प्रेशर ओवर इंडियन ओशियन एंड लो प्रेशर ओवर ईस्ट पैसिफिक ओशन, ये इसमें होता है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक दो और चार, एक दो और चार ये आप लोगों का दिया गया है सी में। ठीक है, कहाँ पे दिया गया है? सी में दिया गया है, यानी कि आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को भी कहा जाता है क्या? एक्सेप्शनलिज्म, अपवादवाद, कोरोलॉजी, जीव भूविस्तार, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, क्रमबद्ध भूगोल, रीजनलिज्म, प्रादेशिकता। क्या कहा जाता है क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को? फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसको कहा जाता है कोरोलॉजी। जीव भूविस्तार भी इसको कहा जाता है क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्षेत्रीय विभेदन शब्दावली है, सबसे पहले इसका उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था कार्ल सावर के द्वारा। कार्ल सावर के द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द
लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी अवधि है? इयोन है, कल्प है, महाकल्प है, युग है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इयोन, या फिर जिसमें आप लोग इनको पढ़ते हैं, आर्कियोजॉइक, प्रोटोजॉइक, इन सभी को पढ़ते हैं, प्री कैम्बियन, कल्प, इन सबको पढ़ते हैं। तो इसमें कौन सबसे लंबी अवधि होती है, इसको आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे लंबी अवधि होगी वो होती है इयोन की। अगर इसकी देखी जाए अवधि तो वो कितनी होती है? 59 करोड़ से लेकर के 4 अरब तक होती है। ठीक है, 4 अरब वर्ष की इसकी अवधि होती है, यानी कि सबसे लंबी अवधि किसकी हो जाएगी? इयोन की हो जाएगी। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, वेयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉल्ड मिल्पा। कहाँ पर स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है? अभी अपन लोगों ने पढ़ा था राज्य पर, यानी कि जो इंडियन स्टेट्स हैं उनका पढ़ लिया था, लेकिन अभी यहाँ पे आप लोगों से कंट्री वाइज पूछा गया है। मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में, गेबन में, फिलीपींस में, ग्वाटेमाला में। तो मिल्पा कहाँ पे कहा जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो मिल्पा कहा जाता है मध्य अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पे कहा जाता है? मध्य अमेरिका में। इसमें आप लोग एक नाम और जोड़ लीजिए, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको। अब थोड़े से नाम और जान लीजिए, जैसे कि लदांग। लदांग, लदांग ये कहाँ पे कहा जाता है इसको? ये इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, फिर आता है आप लोगों को रोका। किसने रोका? ब्राजील ने रोका। केगिन, केगिन कहाँ पे है? ये आपका फिलीपींस में। फिर आता है आप लोगों का कोनुको, ये वेनेजुएला में। फिर आता है टाबी, टाबी या फिर ताबी। ठीक है, ये कहा जाता है मेडागास्कर वाले क्षेत्र में। मसोले, कांगो और मध्य अफ्रीका में। फिर आता है आप लोगों का हुमा, यहाँ पे लिख लीजिए इसको। हुमा कहा जाता है जावा में। फिर आता है आप लोगों का तुंगिया, तुंगिया कहा जाता है म्यांमार में। फिर आता है आप लोगों का चेन्ना, चेन्ना कहा जाता है श्रीलंका में। और फिर आता है आप लोगों का तमराई, तमराई कहा जाता है इसको थाईलैंड में। इनको आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों ने इंडियन स्टेट्स के भी जान लीजिए, जान लिए, और आप लोगों ने जो आपके कंट्री वाइज है उनको भी जान लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालगोरली इज फेमस फॉर, कालगोरली विख्यात है किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन के लिए, या फिर उत्तम जलवायु के लिए, शिक्षा के लिए, या फिर मुर्गी पालन के लिए। तो देखिए जो कालगोरली है ये खान है, कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है, जो कि विख्यात किसके लिए है? स्वर्ण उत्पादन के लिए, गोल्ड प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा विख्यात है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा भंडार रखे बैठा हुआ है, किसका? सोने का। सबसे बड़ा भंडार रखे बैठा है ये। कितना परसेंट है यहाँ पे? टोटल 70% सोना यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, अगर इससे भी ज्यादा देखा जाए भंडार वाले क्षेत्र में, तो वो आपका चीन, चीन के बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है आप लोगों का रूस। ठीक है, रूस के बाद में अमेरिका, अमेरिका के बाद में पेरू। इंडिया कहीं पे नहीं है। पहले क्या था? इंडिया सोने की चिड़ैया हुआ करता था, अब इसका नाम कहीं पे नहीं है इंडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो है भंडार में। ठीक है, उत्पाद में भी देख लीजिए कौन उत्पादक है। तो उत्पादक में भी दो नाम आप लोग पहले याद रखिए, चीन, फिर आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में यहाँ पे रूस है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? रूस ही है।
रूस के बाद में अमेरिका है, यहाँ पे पेरू है, यहाँ पे कनाडा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सही कूट का चयन करना है। संकल्पना दी गई, उनके प्रतिपादक दिए गए, कॉन्सेप्ट दिया गया, प्रोपाउंडर दिए गए, नीचे ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। अब आप लोगों को फटाफट से इनके ऑप्शन मैच करने हैं, इसको कोई गलत नहीं करेगा। एक रूपता, और यहाँ पे बेस लेवल, ग्रेडेड रिवर, आधार तल की संकल्पना, प्रवण संहिता एवं पेनिप्लेन। पॉवेल, हट्टन, क्रिकमे, गिलबर्ट, किसके द्वारा कौन सी संकल्पना दी गई थी आप लोगों को बताना है आंख बंद करके। तो देखिए, जो एक रूपतावाद की संकल्पना है, ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी हट्टन के द्वारा। अगर आप लोग एक का सेकंड करते तो एक ही ऑप्शन हट रहा है, आगे बढ़ना पड़ेगा। बेस लेवल की जो संकल्पना दी गई थी, वो दी गई थी पॉवेल के द्वारा, यानी कि दूसरे का पहला यहाँ पे कर रहे हैं तो हो गया आप लोगों का सॉल्व। ठीक है, ये ऑप्शन निकल के आ रहा है। फिर भी आगे देख लीजिए, प्रवर्तित, हाँ, प्रमाणित शर्ता दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई थी? गिलबर्ट के द्वारा दी गई थी। दूसरे का, सॉरी, तीसरे का 4 हो जाएगा। पेनिप्लेन की संकल्पना दी गई थी सीएच क्रिकमे के द्वारा। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द पीरियड ऑफ डार्क एज इन ज्योग्राफी? भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या है? फर्स्ट सेंचुरी टू नाइन्थ सेंचुरी, पहली सदी से लेकर के 9वीं सदी तक, यानी कि एडी की बात कर रहा है, आफ्टर डेथ। ठीक है। सेकंड सेंचुरी टू 10th सेंचुरी, दूसरी सदी से 10वीं सदी के बीच में, तीसरी सदी से 12वीं के बीच में, चौथी सदी से 12वीं सदी के बीच में। तो जो आप लोग पढ़ते हैं, रोमन साम्राज्य के बाद में जो पतन होता है, उसके बाद में क्या आता है, आप लोगों का अंधेरे युग शुरू हो जाता है। अंधेरे युग कब से कब तक शुरू होता है? तो ये चलता है 300 एडी से लेकर के, यानी कि 300 एडी से लेकर के चलता है 1200 एडी तक। ठीक है, यानी कि अंधेरा युग ऐसा नहीं होता कि वहां पे लाइट चली गई, लाइट नहीं जाती है, मतलब कोई भी ज्यादा ज्योग्राफर्स ने काम नहीं किया, कोई भी नया खोज नहीं की, कोई भी उन्होंने नई थ्योरीज नहीं उपलब्ध हुई उनकी। तो क्या था, ये एक अंधेरा युग माना जाता है। तो वो कब से कब तक रहा था? थर्ड सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी के बीच तक का ये टाइम रहा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और आप लोगों से ज्योग्राफर जब लगाते हैं आप लोग स्कूल्स को, थॉट ऑफ स्कूल्स को, उसमें भी दिया जाता है, बीच में ये दिया जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ था, जो बाइबल थे, यानी कि थोड़ा सा ईसाई लोग पहुंच गए थे बाइबल वगैरह पर, इनके विचार ज्यादा छा गए थे, और जो साइंटिफिक थे वो बहुत कम हो गए थे। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज द ऑथर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया? द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बी एस गुहा, सर हर्बर्ट रिसले, जे एच हट्टन, डी एन मजूमदार, कौन है बताइए। तो दे, यहाँ पे जो द पीपल ऑफ इंडिया है, इसके जो लेखक है उनका नाम है सर हर्बर्ट रिसले। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1909 में, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये कौन थे? तो ये थे भारतीय जनगणना के उच्चायुक्त, भारतीय जनगणना के उच्चायुक्त। चलिए आगे बढ़ती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो जो शीर्ष उत्पादक राज्य हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा कॉफी अगर पी जाती है 2020 और 21 के आंकड़ों से देखा जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक है। ठीक है, 2020 और 21 के आंकड़ों से देखा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 68% हिस्सा क्या हो जाएगा? कॉफी उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए अगर दूसरे और तीसरे नंबर पर आप लोगों से पूछते हैं, तो दूसरे नंबर पर आप लोगों का क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे पर और ये तीसरे पर हो जाएगा। अब कॉफी के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, और जो वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी चाहिए, इसको भी आप लोग याद रखिए। तो 16 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री के बीच में इसको क्या चाहिए होता है? तापमान चाहिए होता है। फिर आती है वर्षा, तो वर्षा इसको चाहिए होती है 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर की। ठीक है, औसत वर्षा इसको चाहिए होती है। वो भी कैसी होनी चाहिए? ढलुआ क्षेत्र पर होनी चाहिए, यानी कि पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी इनके पास में बरस करके बह जाना चाहिए।
इसलिए जो कॉफी होती है वो कैसी होती है, ढालू एरिया में होती है, पहाड़ी क्षेत्र में होती है। इनके लिए जो बढ़िया मिट्टी जो मानी जाती है वो होती है दोमट मिट्टी, या फिर इसको काली मिट्टी भी आप लोग कहते हैं। दोमट या फिर काली मिट्टी इसके लिए काफी सुइटेबल होती है। और भारत में जो सबसे पहले कॉफी का जो पौधा लगाया गया था वो लगाया गया था कहाँ पे, चिकमंगलूर में। कहाँ पे लगाया गया था, चिकमंगलूर में पौधा लगाया गया था। ये कहाँ पे है, केरल में है। सॉरी, केरल नहीं, ये कर्नाटक में है। ठीक है, अभी मैं केरल में ही रह रही हूँ। कर्नाटक में है चिकमंगलूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेहरी डैम सिचुएटेड ऑन द मीटिंग प्लेस ऑफ, टेहरी बांध संगम पर स्थित है। किसके संगम पर बना हुआ है, अलकनंदा तथा भागीरथी के पर, अलक भागीरथी एवं भीलांगना का, अलकनंदा एवं मंदाकिनी पर, या फिर भागीरथी और मंदाकिनी के तट पर या फिर संगम पर स्थित है। तो आप लोगों से टेहरी बांध पूछा गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यातप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। सूर्य की किरणों की कोणात्मक स्थिति, लेंथ ऑफ डे, दिन की लंबाई, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी, भूमिगत जल। तो कौन है जो कि सूर्य तप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जो सूर्य तप के वितरण को प्रभावित नहीं करेगा, सूर्य की किरणों की कोणात्मक स्थिति, ये तो करेगा ही करेगा। एंगल तो चाहे 90 में जाएंगे, 45 में, 30 में, इस तरीके से जाएंगे तो वो तो इसकी किरणों को प्रभावित करेगा। लेंथ ऑफ द डे, ये भी करेगा। ठीक है, दिन की लंबाई भी करेगी। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, बिल्कुल करेगा। जब आप लोगों ने सर्दियों गर्मियों में देखा होगा, दूरी कम होती है ज्यादा होती है तो भी क्या होता है, इसमें फैक्टर मायने रखता है वितरण को। अब भूमिगत जल इसमें क्या मायने रखेगा, कुछ भी नहीं। ये वितरण को प्रभावित करेगा भाई, वो तो भूमि के वैसे ही खुद अंदर पड़ा हुआ है, वो कहाँ से प्रभावित कर देगा इसको। तो आप लोगों का जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा अंडर ग्रोथ वाटर, भूमिगत जल के अंदर। ये कोई भी इसके वितरण को प्रभावित नहीं करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल रिवर वैली इन मध्य प्रदेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है किसका, उत्खात भूमि का, मरुभूमि का, पठारी भूमि का, समतल भूमि का। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश की चंबल नदी घाटी है ना, वो किसका उदाहरण हो जाएगी, ये उदाहरण है उत्खात भूमि का। आप लोगों ने अगर देखा हो वेटलैंड, तो आप लोग समझ जाओगे उत्खात भूमि कैसी होती है। ये मिट्टी के इस तरीके से बहुत ज्यादा टीले बने होते हैं, और ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, ये सही भी है, कि चंबल नदी में बाढ़ तो बहुत जल्दी आए, लेकिन जो ये टीले होते हैं ना, ये जो उत्खात भूमि है, इसमें पूरा पानी समा जाता है चंबल नदी का। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, ये जो उत्खात भूमि है इसको समतल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, समतल एरिया बना रहे हैं, और यहाँ पे 100 बीघे के करीब में खेती बना रहे हैं वो इसको। तो अब आगे के लिए उनका क्या होगा, बाढ़ की संभावना काफी ज्यादा होंगी। अभी हाल ही की 10 दिन पहले की बात है, 10 दिन भी नहीं हुए हैं, शायद 8 दिन हुए हैं, जब मैं गई थी ग्वालियर अपने किसी काम से। तो वहां पे क्या था, जब मैं इधर से गई थी तो चंबल बिल्कुल तली में चल रही थी। ठीक है, बिल्कुल तली में चल रही थी, यानी कि एक दिन पहले की बात है। दूसरे दिन और तीसरे दिन मैं वापस आई थी तो 2 दिन तक लगातार बारिश हो रही थी, बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हुई। और जब मैं वापस आई तो जो पानी था ना चंबल नदी का, वो रेल की पटरियों के ऊपर चल रहा था। जो पुल था, पुल के ऊपर से पानी रेल की पटरियों के ऊपर बह रहा था, यानी कि बाढ़ आने की पूरी पूरी संभावना थी। और यहाँ पे तो हमेशा ऐसा होता है, जो आप लोगों की चंबल नदी है, जो ऊंचे ऊंचे गांव बने हुए हैं वहां तक पानी जाता है। तो ऐसा कहा जाता है, मेरी दादी यहीं की है, तो बोलती है कि जब चंबल चढ़ती है, यानी कि जब इसमें पानी ज्यादा होता है, तो हम लोग गांव छोड़ देते हैं। तो अब उन लोगों को कितना जगह छोड़ना पड़ा होगा, क्योंकि चंबल जब रेल की पटरी के ऊपर चल रही थी, तो पानी उनका कहाँ तक जा रहा होगा। और ऐसे में ये लोग क्या कर रहे हैं, इस वाली जो उत्खात भूमि है, जो प्लेट्यू वाले क्षेत्र बने हुए हैं, इनको ये तोड़ रहे हैं, खेती में इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इनको कितनी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, इनका खुद अंदाजा नहीं है। तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की चंबल नदी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, उत्खात भूमि हो जाएगी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? भारत, सॉरी, किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को, मुंबई को, बड़ौदा को, या फिर अहमदाबाद को? किसको कहा जाता है? तो देखिए, जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो अहमदाबाद है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो कार्य होता है वो किसका होता है? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। सबसे पहला जो सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था, पहला जो कारखाना लगाया गया था 1818 में, वो कहाँ पे लगाया गया था? ये आप लोगों का कोलकाता में लगाया गया था, जो कि असफल रहा था। फिर दूसरा कारखाना 1854 में लगा, जो कि मुंबई क्षेत्र में लगाया गया था। फिर बाद में जो सूती वस्त्र उद्योग काफी बड़ा कारखाना जो बना, वो बना था कहाँ पे? अहमदाबाद में। क्या बना? अहमदाबाद में बना, और इतना बड़ा बना कि इसको कहा जाने लगा क्या? भारत का मैनचेस्टर इसको कहा जाने लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो मुंबई है, कहाँ गई मुंबई? मुंबई को कहा जाता है क्या? कोटनोपोलिस कहा जाता है इसको, कोटनोपोलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया द लार्जेस्ट मीका बेल्ट इज फाउंड? निम्नलिखित में से भारत की किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? बालाघाट तथा छिंदवाड़ा में, उदयपुर, अजमेर, अलवर में, सलेम, धर्मपुरी, हजारीबाग, गया और मुंगेर में। तो कहाँ पे पाई जाती है अभ्रक मेखला, माइका बेल्ट? तो ये पाई जाती है किस क्षेत्र में? हजारीबाग में, गया में और मुंगेर में पाई जाती है। तो ऑप्शन जो होगा आप लोगों को कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, अभ्रक की मंडी या फिर अभ्रक की राजधानी किसको कहा जाता है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कोडरमा। ठीक है, कोडरमा को क्या कहा जाता है? अभ्रक की मंडी या फिर अभ्रक की राजधानी इसको कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और सबसे उत्तम कोटि का जो अभ्रक होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है रूबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड साइड में लगा दिया है। देखिएगा, आसानी से प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में लिखा गया है, दूसरे को रीजन के रूप में। शासन कह रहा है, ड्यूरिंग द समर मानसून पीरियड ऑफ थर्मल एंटीसाइक्लोन इज फॉर्म्ड इन द मिडिल पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर एट 500 MB लेवल ओवर तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 मिलीबार स्तर पर तापीय प्रति चक्रवात दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती है। प्रति चक्रवाती दशाओं की बात कर रहे हैं। रीजन बता रहा है, तिब्बत प्लेटू एक्ट्स एज अ हाई लेवल हीट सोर्स। तिब्बत प्लेटू जो है उच्च तलीय ऊष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है। अब कितना सही है कितना गलत है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो बात कर रहा है कि मानसून के समय में प्रति चक्रवाती हवाएं यहाँ पे उत्पन्न होती हैं, यानी कि बिल्कुल शांत हवाएं यहाँ पे उत्पन्न होती हैं। उसका कारण बता रहा है कि जो तिब्बत का पठार है, यहाँ पे उच्च तलीय ऊष्मा स्रोत होती है, इसके रूप में ये कार्य करता है। तो जो ये बात इसकी सही बता रहा है, मेन कारण यहाँ पे क्या है? तिब्बत का पठार है, और उसका भी क्या कारण है? यहाँ पे उच्च तलीय ऊष्मा स्रोत है, यानी कि यहाँ पे हीट का कार्य करता है। तो ऑप्शन जो होगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए करेक्ट होना चाहिए। दोनों सही है तथा आर ए की सही से व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो जो आपका ए ऑप्शन दिया गया वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि ये प्रति चक्रवात की कह रहा है, अगर चक्रवात की कहता तो गलत हो जाता। व्हाट इज कॉल्ड हॉट एंड ड्राई विंड इन इजिप्ट? मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? सिमून, हरमट्टन, बोरा और खमसिन। क्या कहा जाता है इसको? तो देखिए, जो मिस्र है यहाँ पे गर्म एवं शुष्क हवाओं को कहा जाता है खमसिन। ठीक है, इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे इसी चैनल पे डली हुई है। अब आप लोग हवाओं को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैप के द्वारा यहाँ पे पढ़ाई की है। उन हवाओं को आप लोग जा करके पढ़िएगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ? किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन को, भूमध्य सागरीय वन को, मानसूनी वन को, या फिर कोड़धारी वन को, कैनीफेरस को?
तो जो पृथ्वी का फेफड़ा है, ये किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे आप लोग एक नाम याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। काफी ज्यादा घने वन होते हैं, बहुत ज्यादा हरे भरे दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे आप लोगों ने फेफड़ा देखा होगा, उसमें जाल सा बनाई दिखाई देता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये दिखाई देता है। अगर इनका विस्तार देखा जाए तो 10 डिग्री आप लोग भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे और 10 डिग्री साउथ में जाएंगे। इस क्षेत्र में आप लोगों को बहुत ज्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलेंगे, जिनको कि आप लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 80% जैव विविधता पाई जाती है इसी क्षेत्र में, एक इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, इतने वाले क्षेत्र में। अगर पृथ्वी ऐसे 100% है, ये आपकी टोटल जो पृथ्वी है 100% है, तो इसका 8% कुल किसके पास में है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के पास में है। ये आप लोगों से अभी यूजीसी नेट में क्वेश्चन लगाने के लिए आया था, जो आप लोगों ने लगाया भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी अमोंग देम? इनमें से किसको भूगोल का जनक कहा जाता है? यार इतना कुछ ही क्वेश्चन। टॉलेमी, एराटोस्थनीज, हेरोडोटस या फिर अरस्तु? तो जो ज्योग्राफी के पिता हैं, भूगोल के पापा हैं, जनक हैं, किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे आप लोग एक नाम याद रखेंगे, एराटोस्थनीज। इनको क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर ये नहीं होते तो हम लोग पता नहीं भूगोल पढ़ते कि नहीं पढ़ते, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम आप लोग याद रखेंगे, ज्योग्राफिया। वैसे ज्योग्राफिया नाम से कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन इनकी पूछी जाती है, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, सर हर्बर्ट रिसले क्लासिफाइड द इंडियन रेसेस इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? सर हर्बर्ट रिसले के द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 8 वर्गों में, 6 वर्गों में, 7 वर्गों में या फिर 9 वर्गों में? तो जो हर्बर्ट रिसले हैं, इनके द्वारा भारतीय प्रजातियों को बांटा गया था टोटल 7 वर्गों में, इनके द्वारा बांटा गया था। सी ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 1901 में ये क्या रहे थे? भारतीय जनगणना के अध्यक्ष रहे थे, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 7 टोटल कौन कौन से वर्ग थे, इसको पढ़ लीजिए। तो पहला जो वर्ग था वो था इंडो आर्यन, दूसरा वर्ग था इनका द्रविडियन, तीसरा वर्ग था इनका मंगोलाइड, चौथा वर्ग था इनका आर्य द्रविडियन, पांचवा वर्ग था इनका मंगोल द्रविडियन, और छठवा था इनका साइथो द्रविडियन, सातवां था इनका तुर्को ईरानी, ठीक है। ये हर्बर्ट रिसले के द्वारा 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था भारतीय प्रजातियों को, इनको आप लोग याद रखिएगा। एक और नाम आप लोग याद रखिएगा इसी में, जो डॉक्टर गुहा थे, इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की जनसंख्या को टोटल 6 जाति में और 9 उपभेदों में बांटा था, ठीक है। 6 जाति समूह में और 9 उपभेदों में बांटा था, किसके द्वारा? डॉक्टर गुहा के द्वारा। इनके बारे में पूछा गया तो हो सके इनके बारे में पूछ लिया जाए, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेरोडोटस बिलोंग टू, हेरोडोटस निवासी थे कहाँ के? इजिप्ट के, टर्की के, ग्रीक के या फिर फ्रांस के? कहाँ के निवासी थे ये? तो जो आप लोगों के हेरोडोटस है, इनको आप लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं, भूगोल में भी पढ़ते हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कहाँ पर रहते थे ये रहते थे यूनान के, यानी कि ग्रीक के निवासी रहे थे। ये सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इनका एक काफी फेमस स्टेटमेंट है, इसको अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोगों ने भूगोल और इतिहास को नहीं पढ़ा। इनका कहना था कि समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए और समस्त भूगोल का ऐतिहासिक दृष्टि से वर्णन करना चाहिए या फिर अध्ययन करना चाहिए, तो हम दोनों को क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न ओशियनोग्राफी?
आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है? जॉन मर्रे, थॉमसन, लुईस अगासिस या फिर एडवर्ड फोर्ब्स। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया समुद्र विज्ञान के प्रणेता, तो इसमें आप लोग जानते हैं जॉन मर्रे को। ठीक है, इनका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनके द्वारा थ्योरी भी दी गई है जॉन मर्रे के द्वारा। थ्योरी आप लोगों ने प्रबल वित्तियों से संबंधित पढ़ी होगी, जिसको आप लोग स्थिर स्थल सिद्धांत पढ़ते हैं। स्थिर स्थल सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? मर्रे के द्वारा ही दिया गया था, इनको आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था? चैलेंजर अभियान किया था, आप लोगों ने चैलेंजर कटक को पढ़ा है। तो इस कटक की स्कॉटलैंड की भी इन्होंने खोज की थी। तो और इन्होंने कोरल रीफ की संरचना के बारे में भी बताया था, कोरल की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसका भी अध्ययन उन्होंने किया था। काफी ज्यादा काम इन्होंने ओशियनोग्राफी में किए हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। जो आपका बिबिल थॉम्सन कटक है, इसका भी नामकरण इनके द्वारा ही किया गया था, जॉन मर्रे के द्वारा। और यहाँ पे इन्होंने जो पंख है, जिनको आप लोग लाल पंख, हरे पंख, नीला पंख इनको पढ़ते हैं, इसके बारे में भी बताया गया था। तो इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन प्ले अ डिवाइडिंग रोल इन बिटवीन गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेट्यू? गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार के मध्य निम्नलिखित में से कौन से पर्वत आपस में बांटने का काम करते हैं? अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत एवं अजंता पर्वत। तो देखिए, गंगा के मैदान की बात कर रहा है और दक्कन के पठार की बात कर रहा है। यहाँ पे जो बीच में पर्वत है उसके बात आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा पर्वत है जो इन दोनों को अलग कर देता है। तो वो आपका कौन सा है? विंध्यन पर्वत को आप लोग पढ़ते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। विंध्यन पर्वत क्या हो जाएगा? ये बांटता है किसको? गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लैटिट्यूड इज कॉल्ड थर्मल इक्वेटर। अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है, कौन से अक्षांश को? 20 डिग्री साउथ यानी कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, किसको कहा जाता है तापीय भूमध्य रेखा? तो देखिए, तापीय भूमध्य रेखा में आप लोग पढ़ते हैं नॉर्थ को। नॉर्थ में वो आपका कौन सा हो जाएगा? 20 डिग्री नॉर्थ को आप लोग तापीय भूमध्य रेखा के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो डी ऑप्शन दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेन ओशियन ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट। विश्व की प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है। चलिए इनको बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप समुद्री मार्ग, पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग, केप ऑफ गुड होप ओशियनिक रूट, पनामा कैनल, न्यूजीलैंड ओशियन रूट। कौन सा होगा जो कि समुद्री व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो सकता है आप लोगों के लिए। देखिए, जो समुद्री व्यापारिक जलमार्ग नहीं है वो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप समुद्री मार्ग ये है, पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागर वाला क्षेत्र और हिंद महासागर वाला क्षेत्र ये भी है, उत्तर महासागरीय है और जलमार्ग ये भी है, पनामा नहर, न्यूजीलैंड महासागर मार्ग ये नहीं है कोई भी। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पनामा नहर है ना, ये क्या है? जो आपका स्थल खंड था, इसको काट करके बनाई गई है। क्या करके बनाई गई है? इसको काट करके बनाई गई है। और ये क्या करती है? प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। यानी कि ये जो आपका सागर है, इससे कोई भी यूज नहीं है, किसको ज्यादा आर्थिक लाभ इसको नहीं होता है। आर्थिक लाभ किसको नहीं होता है? न्यूजीलैंड को इससे कोई भी ज्यादा आर्थिक लाभ इस यहाँ पे नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ज्यादा महत्वपूर्ण ये व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं होगा। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, विच ऑफ दीज वेव्स कॉजेज कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन द रॉक? इनमें से कौन सी तरंगें चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? एस वेव है, पी वेव्स हैं, धरातलीय तरंगे हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे कौन सी तरंगे हैं जो कि चट्टानों में संकुचन और फैलाव दोनों का कार्य करती है? तो वो होती है आप लोगों की पी वेव्स होती हैं। ठीक है, क्या हो जाएगी? ये पी वेव्स होती हैं। ये क्या करती हैं? जो आपकी चट्टानें होती हैं उनमें तरंग पैदा करती हैं, कंपन पैदा करती हैं। और इनकी जो कंपन की दिशा होती है तरंगों की दिशा के ही बराबर चलती है। यानी कि इस तरीके से आप लोगों की तरंगें चल रही हैं, तो यहीं पे इस तरीके से ही क्या हो रहा है? चट्टानों में
कंपन होता है। जब चट्टानों में कंपन होता है तो वहां पे क्या होता है, संकुचन और फैलाव दोनों हो जाता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, संकुचन और फैलाव दोनों यहाँ पे होता है। तो जो आपकी पी वेव्स होती हैं, ये कैसी होती हैं, ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। और ये जो इन पी वेव्स की खासियत होती है, ये गैस, तरल और ठोस तीनों माध्यम से होकर के गुजर सकती हैं। और इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। और सबसे कम जो हानिकारक तरंगे होती हैं वो आप लोगों की पी वेव्स ही होती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, व्हाट इज बिलीबिली। बिलीबिली क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण वाताग्र या फिर शीत वाताग्र, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, वार्म फ्रंट एवं कोल्ड फ्रंट। तो क्या हो जाएंगे बिलीबिली, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बिलीबिली क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो कि कहाँ पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में आते हैं। ए ऑप्शन आप लोगों का कहाँ हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आते कहाँ पे हैं ये, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, जिनको कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। अगर इनको देखा जाए तो 30 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री दक्षिण तक क्षेत्र में ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, कई बार मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, तो अब थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। Who coined the sentence man has advanced one more stage in adjustment to limits laid down by nature? यह किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है? ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं। ग्रिफिथ टेलर है, सीओ सावन है, लुसियन फेब्रे है और आई वोमेन है। तो ये आप लोगों को कथन याद करना है। तो देखिए, कथन के बारे में आप लोग अगर सही से पढ़ें तो जो आप लोग जैसे अभी पेपर आप लोग सॉल्व करोगे, कम से कम 10 सालों के पेपर आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब 10 सालों के पेपर में पीजीटी में आप लोगों से कितने कथन पूछे गए हैं, मुश्किल से आप लोगों को 10-12 कथन मिलेंगे। ठीक है, इनको आप लोग क्या करेंगे, एक पेज में लिख लेंगे और उनके जो किसके द्वारा कहा गया है ये भी लिख लेंगे। तो अगर आना होगा, किस्मत में होगा तो उसमें से आ जाएगा, नहीं तो आप लोग कितने कथन याद करोगे, क्योंकि सभी स्कॉलर के द्वारा कुछ ना कुछ कहा गया है, तो इतना आप लोग याद नहीं कर सकते। फिर कुछ होते हैं फेमस, जैसे टेलर है, सावर है, ये काफी फेमस है, हम्बोल्ट है ये फेमस है, हेरोडोटस है ये फेमस है। इनके जो कथन है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कथन ये कहा गया है, अगर इसको पढ़ा हो आप लोगों ने, तो ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा कहा गया था। ये संबंधित थे निश्चयवाद से। इन्होंने एक और दिया था, बर्ड टर्म दिया था, रुको और जाओ। ठीक है, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्योग्राफी इज कोरोलॉजिकल साइंस इज अ स्टेटमेंट मेड बाय, भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, ये कथन दिया गया था। अब ये काफी फेमस है, कई बार पूछा गया है, यानी कि रिपीटेटिव है, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है आप लोग उसको याद कर लीजिए। रिटर के द्वारा कहा गया, हंटिंगटन के द्वारा कहा गया, हेटनर के द्वारा या फिर ब्रून्स के द्वारा। तो ये जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है हेटनर के द्वारा। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया है, हेटनर के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल इज नोन एज, समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहा जाता है क्या, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय तट या फिर महासागरीय कटक कहा जाता है इसको। तो जो डूबा हुआ है उसको क्या बोलेंगे आप लोग, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ये महाद्वीप का भाग होता है जो कि किस में डूब जाता है, जाकर के सागर वाले क्षेत्र में डूब जाता है, तो इसको आप लोग बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं, जो कि सबसे पहले क्षेत्र पर होता है। और इसका टोटल में देखा जाए तो 8.6% भाग होता है। फिर आता है आप लोगों का मग्न ढाल। मग्न ढाल में क्षेत्र जो होता है वो आपका 8.5% क्षेत्र होता है, यानी इससे थोड़ा सा कम होता है। फिर आता है आप लोगों का, अभी आप लोगों ने सागर पढ़ा होगा, सॉरी मैदान पढ़ा था, बितलीय मैदान, जिसमें आप लोगों का 75 ये नहीं है, ठीक है, बितलीय मैदान के बारे में बता रही हूँ, 75.9% होता है। फिर आता है आप लोगों का ट्रेंचेज, खाइयां आप लोग पढ़ते हैं, जो आप लोग ओशियनिक रिज है,
इसका जो पार्ट होता है 7% पाया जाता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यार्डंग इज अ टोपोग्राफिक फीचर ऑफ। यार्डंग एक कलाकृति है वायु भूदृश्य की, एरियल लैंडस्केप की, ग्लेशियल लैंडस्केप की, कास्ट लैंडस्केप की, या फिर फ्लूवियल लैंडस्केप की। तो जो यार्डंग बनती है किसके द्वारा इस कलाकृति बनती है, आप लोगों से पूछा गया होगा। तो जो यार्डंग बनता है ये किसके द्वारा बनता है, पवन के द्वारा, एओलियन लैंडस्केप के द्वारा ये कलाकृति बनती है, वो भी कैसे, अपर्दन के द्वारा। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, अपर्दन है या फिर निक्षेपण है। चलिए एक सेशन आप लोगों का ये भी मैं मतलब छोटे छोटे 10-10 से 15-15 सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं मिनट के, उसमें आप लोगों को जैसे कलाकृतियां हो गई, छोटे छोटे टॉपिक ही रखूंगी, आप लोग उसको आसानी से फटाफट से देख लें, क्विक रिवीजन कर लें उस तरीके के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु रोट द बुक मेट्रोलॉजिका। मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, एरिस्टोटल के द्वारा, पोसिडोनियस के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, एराटोस्थनीज के द्वारा। तो जो मेट्रोलॉजिका पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, सभी लोगों ने आसानी से इसको पढ़ा होगा, ये अरस्तु के द्वारा लिखी गई थी मेट्रोलॉजिका। ये ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए जो अरस्तु थे ये कैसे थे, यूनानी भूगोलवेत्ता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 90% सॉइल ऑफ चाइना इज, चीन की 90% मिट्टी है कैसी, लोयस, जलोढ़, पेडाल्फर, लोयस एवं जलोढ़। तो जो चीन की 90% जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है, ये लोयस एवं जलोढ़ प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोयस और जलोढ़ कैसी होती है, कुछ हवा के द्वारा बहाई गई और कुछ बाढ़ के द्वारा लाई गई, ये जो मिट्टी मिक्स होती है इसको आप लोग लोयस और जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उनके जोग्राफर्स दिए गए हैं, इनको आप लोगों को मैच करना है। ई ए एकरमैन, टी डब्ल्यू फ्रूमैन, आर ई डिकिंसन, ए सी दास। अब इनकी पुस्तकें दी गई हैं, द साइंस ऑफ ज्योग्राफी, द 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी, प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी एंड द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया। चलिए तो अब इनका लगाएंगे हम लोग। अच्छा मेल नहीं खाता है पूछा गया है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ई ए एक्करमैन है इनके द्वारा लिखी गई थी, तो साइंस ऑफ ज्योग्राफी ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टी डब्ल्यू फ्रीमैन इनके द्वारा लिखी गई थी द 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी, ये भी करेक्ट है। आर ई डिकिंसन के द्वारा लिखी गई थी प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ए सी दास के द्वारा बता रहे हैं ये कि ज्योग्राफिक ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया लिखी गई थी, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो बुक है द ज्योग्राफिक ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी मनोहर भार्गव के द्वारा। ठीक है, मनोहर भार्गव के द्वारा ये वाली पुस्तक लिखी गई थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लू रिवॉल्यूशन मीन्स, नीली क्रांति से आशय है किससे है, मछली पालन से, मुर्गी पालन से, मधुमक्खी पालन से, सुअर पालन से। तो जो नीली क्रांति है इसका आशय किससे होता है, इसका आशय होता है मछली पालन से या फिर मत्स्य पालन से। ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। American sociologist Louis Mumford has described how many stage of development of cities. अमेरिका समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड थे, इन्होंने नगरों का वर्गीकरण किया था और उसमें अवस्थाएं बताई थी, कितनी अवस्थाएं बताई थी, 6, 4, 5 या फिर 7। तो इन्होंने जो लुइस मम्फोर्ड है इनके द्वारा जो अवस्थाएं बताई गई थी वो टोटल कितनी थी, 6 थी। टोटल कितनी थी, 6 थी, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं इयोपोलिस, फिर पोलिस, ठीक है, फिर मेट्रोपोलिस, फिर पढ़ते हैं आप लोग मेगालोपोलिस, ये इससे भी क्वेश्चन आया था आप लोगों का इस यूजीसी नेट में। ठीक है, टायरानोपोलिस, फिर नेक्रोपोलिस। इसको आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने ये क्या बांटा था,
6 क्रम में बांटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who is the said sorry who is said the father of exceptionalism in geography? भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? बॉन हम्बोल्ट है, इमेनुअल कांट है, कार्ल रिटर या फिर आर ई हर्सोन है। कौन माने जाते हैं अपवादवाद के जनक? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे इमेनुअल कांट को। ये एक जर्मन दार्शनिक थे जो कि जाने जाते हैं किसके लिए? अपवादवाद के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड? विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? जापान में, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्राजील में या फिर सोवियत रूस में? किस में पाया जाता है ये? देखिए सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात पाया जाता, लिंगानुपात नहीं है, हाँ लिंगानुपात ही तो पूछा गया है। तो ये जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है रूस में। ठीक है, रूस में कितना है? 116 है रूस में, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को, यानी कि लिंगानुपात कैसे? 100 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? तो यहाँ पे 100 पुरुष हैं तो उन पर कितनी हो जाएंगी? 16 स्त्रियां, यानी कि 100 की शादी हो जाएगी, 16 यहाँ पे कुंवारी रह जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर टोटल विश्व का पूछा जाए आप लोगों से लिंगानुपात तो वो कितना है? 102 है। 102 पुरुष हैं, 100 पुरुषों पर सॉरी 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। हाँ इस तरीके से, यानी कि 102 नहीं होगा, 100 है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्बीवोरस कंपोनेंट? निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है? लॉयन, डियर, टाइगर या फिर फ्रॉग? तो शाकाहारी कौन हो जाएगा यहाँ पे? आप लोग हिरन को शाकाहारी में पढ़ते हो। ठीक है, ये सभी और क्या हो जाएंगे? मांसाहारी हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं। लॉयन तो खैर इंसानों को भी खा जाता है। चलिए आगे बढ़िए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। गल्फ स्ट्रीम इज, गल्फ स्ट्रीम क्या है? खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है या फिर एक धरातलीय पवन है? तो जो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी ये क्या होती है? एक महासागरीय धारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, और एक ये गर्म जल धारा है। ठीक है, तो ये हो गए आप लोगों के टोटल 50 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे आप लोगों के 50 क्वेश्चन हो गए। तो अब मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में, और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को लाइक भी की सॉरी शेयर भी कीजिएगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।